जस्ट गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आज करेंगे हम एनालाइजेशन ऑफ डेट शीट। ठीक है, आपका 2 मार्च को पेपर है हिंदी का, 5 मार्च को पेपर है फिजिकल या संस्कृत, 7 मार्च को है पेपर इंग्लिश का, 12 मार्च को है मैथ्स, 19 मार्च को पेपर है साइंस का, 26 मार्च को पेपर है एसएसटी का। अगर हम इसमें ध्यान से देखें ना तो हमारे पास सबसे पहली बात तो इंग्लिश में सिर्फ एक दिन है और एक दिन के अंदर पूरी इंग्लिश करना बहुत मुश्किल है। चाहे इसमें कोई भी क्लास की अगर हम बात करें, छोटी क्लासों का भी कई बार सिलेबस पूरा नहीं होता आपका, तो फिर बोर्ड एग्जाम है। इसके बाद अगर हम मैथ्स में देखें 7 to 12 सिर्फ 4 डेज है आपके पास। इसमें आपका अगर बेसिक का मैथ लें तो सारी एनसीईआरटी है और स्टैंडर्ड के लिए आपको अलग से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास दिन है सिर्फ 4 और चैप्टर है हमारे पास टोटल 14। 4 दिन में 14 चैप्टर। जिसकी पहले से प्रैक्टिस होगी वो तो इजी कर लेगा, जिसकी प्रैक्टिस ही ना हुई तो उसके लिए काफी मुश्किल है। अगर हम बात करें इसके बाद साइंस की, इसमें आपके पास 6 दिन है, 6 डेज हैं और आई थिंक चैप्टर हैं आपके शायद 13 या 12 जितने भी होंगे। तो एक दिन में 2 चैप्टर अमूमन पॉसिबल है कि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम बात करें हम एसएसटी की, एसएसटी में भी आपके पास दिन है 6 डेज, क्योंकि 26 को तो आपका एग्जाम ही है, 19 को आप एग्जाम दे के आओगे और टाइमिंग आई थिंक बोर्ड की है 12:30 to 3:30। उसके बाद आने में भी आपको आई थिंक आधा घंटा लगे जाएगा। तो 4-4:30 बजे आप लोग घर पहुंचोगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करना ऑन द स्पॉट तो कोई भी स्टार्ट नहीं करता। तो एटलीस्ट कुल मिलाकर हमारे पास टोटल दिन रहेंगे सिर्फ 6 और यहाँ पर हमारे पास बुक्स हैं करने के लिए 4 बुक्स है हमारे पास 4। तो अगर इसका हम पूरा एनालाइजेशन करें ना हिंदी के लिए तो आपको काफी टाइम मिल जाएगा, आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल और संस्कृत आई थिंक 2 दिन में बहुत है, हो जाएगी हमारी। इंग्लिश के लिए हमारे पास 1 दिन है, हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी पहले से। अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स भी हमें पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। साइंस अगर आप अभी हम रोक भी दें कि जितने दिन हमारे पास पड़े हैं, आज है 30 जैन, अगर हम रोक भी दें कि चलो अभी नहीं भी करते या इसके 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि 6 दिन है, एक दिन में 2 चैप्टर हो सकते हैं इजिली। एसएसटी थोड़ी सी मुश्किल है, 4 दिन 6 दिन में 4 बुक्स करनी हो भी सकता है अगर बहुत डेडिकेशन के साथ अगर हम करेंगे। नहीं तो इसमें करना क्या पड़ेगा कि इसकी एक बुक हमें पहले खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस सब चीजों को हमें मैनेज कैसे करना है। हमारे पास टोटल दिन है यहां पर 26, 30 जैन टू 24 फेब तक हमारे पास टोटल दिन है 26। ठीक है, अब 24 फेब तक ही क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद हमारे पास दिन बचते हैं सिर्फ 6, 25, 26, 27, 28, आई थिंक इट इज दिस इज लीप ईयर 2024, 29, 5 डेज और 1 मार्च। तो टोटल हमारे पास दिन बचेंगे 6। ठीक है, और 6 दिन के अंदर हिंदी हमारी इजिली तैयार हो सकती है। तो हमारे पास अब बाकी रिमेनिंग दिन है 26। इन 26 डेज में हमें करना क्या है, हमारे 2 सब्जेक्ट जिसके लिए हमें टाइम बहुत ही कम मिलेगा, लाइक इंग्लिश और मैथ्स। आपने जितना भी हमने फोकस करना है ना वो सारा इंग्लिश और मैथ्स पे भी रखना है, 26 के 26 दिन। अगर इसमें एडिशनल आप ऐड करना चाहो तो एडिशनल हम ऐड कर सकते हैं एसएसटी, क्योंकि एसएसटी की भी हमारे पास 4 बुक्स है। तो ये 24-26 दिन अगर हम इन 3 सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आई थिंक जब पेपर होगा तो हमें ज्यादा मुश्किल होने नहीं वाली। अब ये करना कैसे है, इसको 26 दिन के अंदर हम इंग्लिश करेंगे कैसे। ठीक है, तो दिन है हमारे पास 26 और सब्जेक्ट है हमारे यहां पर 3। पहले बात करते हैं इंग्लिश की।
इसकी एनालाइजेशन सिर्फ इसीलिए करी जा रही है कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट मिल जाए कि हमें तैयारी करनी कैसे है। क्योंकि जैसे जैसे पेपर नजदीक आते जा रहे हैं ना, ऑब्वियस ये बात है, इट इज नेचुरल, हर बच्चा स्ट्रेस में है इस टाइम, चाहे वो कोई भी ना क्यों ना हो, CBSE है, HBSE है, क्लास 10th है, 9th है, हर बच्चा नॉर्मली स्ट्रेस में चल रहा है। पर अभी हम सिर्फ बात करेंगे क्लास 10th की, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है और ऑब्वियस ये बात है, हर बच्चा चाहेगा कि वो अच्छे मार्क्स से इसे क्लियर करे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमारे पास टोटल 2 बुक्स और एक तो है पोइम सेक्शन। अगर हम पोइम की बात करें तो आई थिंक नियर अबाउट 8 या 9 पोइम्स हैं, शायद 1 या 2 कट हो चुकी हैं, ठीक है। और अगर हम 2 बुक्स की बात करें तो एक बुक के अंदर इसमें आपके नियर अबाउट 10 चैप्टर हैं, शायद 10 लेसन हैं। और आई थिंक अगर सेकेंड बुक को भी हम मान लें, इसमें ये 10 ही लेसन है। तो देखिए टोटल होता है 10 + 10 20 + 8 इट इज 28 और दिन है हमारे पास 26। तो 26 दिन में 28, रोज का एक लेसन। आई थिंक बहुत इजी हो सकता है, चाहे हम पोइम सेक्शन ले लें चाहे हम बुक ले लें कोई सी भी। करना कैसे होता है इसको, नेचुरल सी बात है, आप लोग जब भी स्टार्ट करते हो, ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि बच्चों की एक ही हैबिट है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि समरी में क्या दे रखा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है उसके पोइट कौन है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है उसके ऑथर कौन है। तो ऑलमोस्ट बच्चा क्या करता है, वो डायरेक्ट सीधा क्वेश्चंस निकालता है और वो भी टीचर से पूछ लेता है कि सर मेन क्वेश्चन बता दो, हम वही करके चले जाएंगे और हमारा इनफ है, इसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे इस तरीके से ना करा जाए। इसमें कोशिश ये कर लो कि मान लो आप फर्स्ट पोइम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो इसकी हम फर्स्ट पोइम स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट पोइम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले इसकी हमें पढ़नी होती है समरी कि पोइम में हमें दिया क्या हुआ है, क्योंकि इस पर फॉर्मेट में क्या होता है कि आपके जो एक्सट्रैक्ट आते हैं ना, उसमें भी MCQ फॉर्म में आते हैं। जब तक हमें इसकी पूरी समरी नहीं पता होगी ना कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम मोस्टली करते हैं क्या, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ के चले जाते हैं, उसकी समरी देखते नहीं। जब उसमें से MCQ बनते हैं या एक्सट्रैक्ट में से MCQ बनते हैं तो उस समय हमसे हो नहीं पाते। तो इस चीज को छोड़ दो, सबसे पहले देखो कि इसकी समरी में आपको गिवन क्या है। और इसका एक क्वेश्चन इस चीज पे जरूर बनता है, नेम ऑफ पोइम एंड नेम ऑफ पोइट। तो आपको जितनी भी पॉइंट्स हैं उनके जो नेम है और जो पॉइंट नेम है वो याद होने चाहिए। वो याद कब होंगे, जब आपको उसकी समरी पता होगी, तभी आप एक्सट्रैक्ट को पढ़ के बता पाओगे ना कि किस पॉइंट से वो लिया गया। जब तक आपको समरी नहीं पता, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करके आ रहे हो, तो आपको ये नहीं पता होगा कि जो एक्सट्रैक्ट आया, एक्सट्रैक्ट भी 4 से 5 मार्क्स का आता है, इसके अंदर करोगे कैसे। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले जब भी आप इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, पोइम कर रहे हैं चाहे लेसन कर रहे हैं, उसकी समरी जरूर पढ़नी है। बाय द वे आपको समरी नहीं समझ आ रही तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं समरी की, बहुत ज्यादा पड़ी हैं, आप उसमें से आप देख सकते हो। आप उसकी समरी को एक बार देख लो, खासकर लेसन्स की। पोइम की तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर लेसन्स की समरी जो है वो जरूर एक बार देख लो, सुन लो, क्योंकि देखा हुआ और सुना हुआ हमें ज्यादा याद रहता है। जब हम कोई चीज देखते हैं ना, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो उसे आप ट्रांसलेट करके बहुत इजीली लिख सकते हो। तो इंग्लिश जब भी आपने शुरू करनी है, कोशिश यही करना, अगर आज से भी आप शुरू करते हो इसमें, तो सबसे पहले आप उसकी समरी पढ़ो। समरी पढ़ने के बाद उसका जो पॉइंट नेम है, पोइम नेम है, चलो वो तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद कोशिश करना कि समरी को अपनी लैंग्वेज में लिख के देखो कि आप उसको कितना समझ पाए हो, आप उसको कितना ट्रांसलेट कर पाए हो। इट इज द अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। नहीं तो क्रैमिंग हो जाती है कि टीचर ने क्वेश्चन बताए 2-4 वही कर लिए और हो गए हमारे। और होता है क्या, जब लास्ट में हम एग्जाम देने जाते हैं तो सारा कुछ हमारा मिक्स हो रखा होता है और हमसे फिर होता नहीं है।
उस चीज से बचने के लिए आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है, इसकी पूरी समरी को पढ़ के, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैंने 26 दिन के अंदर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रखे हैं, इंग्लिश और साइंस, और एडिशनल हमने एसएसटी ले रखा है, कि ताकि आपके पास इनफ टाइम हो इसको करना कैसे है। तो इसकी समरी सबसे पहले पढ़ो। लेसन की समरी लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि लेसन्स बड़े होते हैं। पोएम की तो एटलीस्ट हम लिख के देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से भी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन शायद 2 मार्क्स में आएंगे, और आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन हो 3 मार्क्स में जिसमें वो प्रॉपर समरी पूछ लेते हैं। तो 10 से 12 नंबर का हमारा पूरा सेक्शन रहता है पोएम का। और अगर हम हरियाणा बोर्ड की बात करें तो 27 आपको पास होने के लिए चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश को क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस अपना विजन थोड़ा बड़ा रखेंगे हम, कि सबसे पहले इसकी समरी, उसके बाद खुद ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे कि क्या गलतियां हैं, उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप देखोगे आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा वो, नहीं तो आपके लिए करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें मैथ्स की, आपको कोशिश करूंगा भाई टाइम टेबल बनाने की, अगर पॉसिबल हो पाया तो। ये खासकर सारा प्लानिंग उनके लिए जिन्होंने आज तक बुक को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, जिनको सिर्फ ये पता है कि हमारे पास यही 20-25 दिन है और हम परेशान हैं कि हम तैयारी करेंगे कैसे। ये खासकर उनके लिए है। बाकी सब भी अगर इस तरीके को फॉलो कर लो तो कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स बाकी सब भी कर सकते हैं, पर ऑलमोस्ट उनके लिए जो अभी तक बच्चे डर रहे हैं कि यार 1 महीना रह गया, अब हम पढ़ें क्या। तो इसका पूरा जनरलाइजेशन किया जाएगा, इसकी पूरी मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टेबल की भी। मैथ्स के हैं आपके 14 चैप्टर, और इट इज अ मोस्ट हॉरेबल सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं डरावना, मैथ्स लगता ही ऐसा। तो अभी 14 चैप्टर को हमें मैनेज कैसे करना है। दिन है हमारे पास 26, मतलब 2 दिन अप्रोक्सीमेट 1 चैप्टर हमारा कवर होता है। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप इन अ डे खत्म कर सकते हो, लाइक प्रोबेबिलिटी। चैप्टर है आपका 14 और आई थिंक नई बुक्स में है चैप्टर 15, पुरानी में है 15, नई में है 14। इन अ 1 डे यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर। 1 दिन के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। ठीक है, सेकेंड बात करूं अगर मैं नंबर सिस्टम की, इसकी सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, 2 ही हैं आई थिंक इस बार, शायद 2 एक्सरसाइज हैं। एक में आपको एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है बेसिक में अगर देखा जाए, और दूसरी में है आपको रैशनल इरेशनल प्रूफ करने वाला। रैशनल आपको एज्यूम करना होगा उसमें, और इरेशनल आपको उसको प्रूफ करके चलना। तो इन अ 1 डे या हार्डली 2 डे आप इसके लिए ले सकते हो, अगर बहुत ही ज्यादा आपको मुश्किल लग रहा है कि 1 दिन में हम एचसीएफ एलसीएम खत्म करेंगे और 1 दिन के अंदर हम रैशनल इरेशनल वाला कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो आप ले सकते हो इसमें। ठीक है, अगर मैं 3rd चैप्टर की बात करूं इसके अंदर, तो वो हम लेते हैं इसमें पॉलिनोमियल। ये भी सिर्फ आपका चैप्टर है 1 to 2, और ये भी 1 डे चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सरसाइजें हैं 2, एक तो बड़ी नॉमिनल सी है, उसके अंदर सिर्फ आपको एक ग्राफ सिस्टम दे रखा है कुछ इस तरह का, और उसको आपको देखना है कि वो कितने पॉइंट्स पे कट करता है, इसकी कितने जीरोस बनेंगे। ये तो बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है। और सेकंड है इसके अंदर, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर है इसमें फैक्टराइजेशन। ठीक है, और फैक्टराइजेशन जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो एक ही दिन में कंसेप्ट आप कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें कि और इजी चैप्टर कौन सा है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि इसके अंदर है एक्सरसाइजेज 2, 1 है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, इसमें भी आपके 2 दिन लग सकते हैं। पहले 1 दिन लगेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला में और दूसरा दिन लगेगा आपका सेक्शन फॉर्मूला में। अगर आप ध्यान से देखें 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 1 वीक के अंदर आप अमूमन 4 चैप्टर खत्म कर सकते हो।
और इन 4 चैप्टर में से अगर मैं मार्क्स स्कोर करूँ ना तो 5, 10, 14 और आई थिंक नियर अबाउट 20 मार्क्स के आसपास ये चैप्टर्स हैं चारों। कितने मार्क्स के, तो ये बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट वन की। अगर हम 5वें चैप्टर की बात करें कि इसमें कौन सा लें, छोटा तो सर्कल भी बहुत है, और सर्कल्स के लिए ज्योमेट्री है वो आपका कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आप कर सकते हो स्टैटिस्टिक। इसमें एक्सरसाइजें हैं 3, लाइक मीन, मोड एंड मीडियन। इसके लिए दिन लगेंगे आपके 4। अभी 4 लगेंगे क्यों? क्योंकि मीन के है 3 मेथड, आपके 2 दिन लगेंगे उन तीनों मेथड को कवर करने में। कोई बच्चा 1 दिन में कर सकता है, वो बहुत बढ़िया है। इसमें जरूरी नहीं है कि मैंने 2 दिन कह दिया तो आप 2 दिन ही लेके चलोगे। मोड आपका 1 दिन में हो जाएगा, मीडियन आपका 1 दिन में हो जाएगा, मीन के लिए आपके 2 दिन, तो टोटल डेज हमारे कवर होते हैं यहाँ पर 4। ठीक, इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आप 2 दिन लेके चलना। एक ही एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज एक ही है, पर मैं 2 दिन सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक में तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बट सेकंड है उसमें आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और इसमें से तो डैम श्योर है 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है, स्टैट्स में से तो डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, इसमें से बनेगा आपका 3 मार्क्स का। उम्मीद है इसमें से बन सकती है सीधा 5 नंबर की केस, 4 नंबर की केस बेस्ड स्टडी, और हो सकता है एक एमसीक्यू वो दे दें। अगर केस बेस्ड स्टडी ना बनी तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे देंगे और एक या 2 आपको एमसीक्यू दे देंगे। नंबर सिस्टम एक तो एमसीक्यू आना ही है, इसमें से केस स्टडी नहीं बनेगी आपकी। पॉलिनोमियल में से बड़ी मुश्किल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हो सकता है वो केस बेस्ड स्टडी बना दें, क्वेश्चन ना दें इतने। तो आपके नॉर्मल अभी तक चैप्टर हुए हैं कवर 6। चैप्टर 7 अगर पॉसिबल हो सके, आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, हो जाएगा हमसे, तो चैप्टर करना इसके बाद चैप्टर 4, आई थिंक लीनियर इक्वेशन इन सेट 2 वेरिएबल्स, आपका चैप्टर 4 है वो। तो चैप्टर 4 स्टार्ट करना, इसमें आपकी एक्सरसाइजें हैं 3, तो आपके दिन भी आई थिंक लगने चाहिए 3। एक एक्सरसाइज है 4.1 जिसके अंदर आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो क्वाड्रेटिक बन रही है या नहीं बन रही, और 3 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले हैं, सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है। 4.2 का पहला क्वेश्चन होगा फैक्टराइजेशन वाला, और उसके बाद 4 क्वेश्चन हो रहा है वो स्टेटमेंट वाले हैं, उसमें भी फैक्टराइजेशन ही होनी है। और एक्सरसाइज अगर 4.4 की बात करूं तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो 3 दिन है, क्वेश्चन 5 5 6 6 ही है, तो आपके 3 दिन के अंदर ये हमारे कवर हो जाते हैं। अब डेज कैलकुलेट कर लो, 4 + 2 6 + 3 9, और 6 डेज हमने उसके जोड़े थे, अब तक टोटल 15 डेज हैं। अगर मैं प्रॉपर यहां भी इस तरीके से इनकी वीडियोस बनानी शुरू करूं ना तो 15 दिन के अंदर ये सारा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप देख लो 15 दिन के अंदर आप 7 चैप्टर्स कवर कर चुके हो। इतना तो श्योरिटी है कि ये 7 चैप्टर करने के बाद बच्चा फेल तो नहीं होगा। अगर थोड़ी सी आपकी रूटीन बन जाती है, आपका फ्लो बन जाता है, आपको मैथ समझ आने लग रहा है, जो अभी से शुरू कर रहे हैं, ये नहीं जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो अभी स्टार्ट करेंगे, हु इज द बिगिनर्स। अगर 8th में बात करूं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अब इसकी क्यों बात करिए, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनना है, एक्सरसाइजें हैं 2, दिन लगेंगे 3। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट डे तो आपका सारा फॉर्मूले याद करने में और कंसेप्ट समझने में चला जाएगा कि इसमें हम फॉर्मूले लगाने हैं कौन से हैं। एक में है कर्व सरफेस एरिया 13.1 जो है, और 13.2 है उसमें डायरेक्ट वॉल्यूम की बात करी गई है। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 5 मार्क्स का बनेगा और 2 बनेंगे शायद 1 मार्क्स के, तो टोटल 7 नंबर का ये चैप्टर है आपका ही।
तो नियर अबाउट हमारे 8 चैप्टर कवर हुए हैं 18 दिन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हम करेंगे चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइजें हैं 3, ठीक है, और दिन लगेंगे 5 कम से कम इसमें। तो आपके टोटल 23 दिन कवर होते हैं। 23 दिन के अंदर आपके 9 चैप्टर कवर हो रहे हैं। लास्ट के 3 दिन आप चैप्टर ले सकते हैं सर्कल। एक्सरसाइजें हैं इसकी 2 और डेज हम ले लेते हैं टोटल 3। कैलकुलेट कर लो कितने दिन हो गए आपके, 1 2 3 प्लस 1 4, 3 आई थिंक हमने इसमें लगाए, 2 लगाए थे, 6 प्लस 3 9 12 14 18 21 और 5 26। तो पूरे 26 दिन के अंदर आपके ये सारे 10 चैप्टर जो है वो कवर हो सकते हैं। और 10 चैप्टर करने का मतलब है कि हम बहुत ज्यादा सिलेबस जो है वो कर लेंगे। हमारा इसमें सिलेबस चैप्टर बचता है 3rd 8th 9th और 6th सिर्फ, जो कि है ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और एक है उसमें ट्रायंगल। 4 चैप्टर आपके सिर्फ बचते हैं। तो ये आपका प्रॉपर मैथ का सिनेरियो है कि आप किस तरीके से जो है इसको कवर अप कर सकते हैं। इसमें लिख दो, लिखे नहीं है 2 डेज। जितने भी हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत इजी रहेगा इंग्लिश और मैथ्स को ऐसे कवर करना। हिंदी के लिए हम पहले दिन ले चुके हैं, 24 के बाद हमारे पास इतना सारा टाइम है, 25 26 27, 6-7 दिन आप हिंदी तो बहुत इजी कर लोगे, ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें, अगर आपके पास टाइम है तो दिन के सिर्फ 4 क्वेश्चन ले लो साइंस के। आप साइंस के सिर्फ 4 क्वेश्चंस, 4 डेज में 4 क्वेश्चंस। टोटल कितने दिन हमारे पास, 26 आई थिंक, 26 से बनाए थे हमने। 26 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 104 क्वेश्चंस। थोड़े तो नहीं होते। अगर मैं एवरेज लगा के चलूं ना इनकी, तो अगर मेरे 13 चैप्टर हैं, 8 क्वेश्चंस एक चैप्टर में से निकलते हैं। और 8 क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर हो ना, आपके जो भी टीचर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि इनमें चैप्टर में से 8 या 9 सिलेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं, आप हमें पहले वो बता दीजिए। अगर 104 क्वेश्चन, आप 4 क्वेश्चन रेगुलर में दे रहा हूँ, सिर्फ कोई ये तो नहीं है कि 10 या 12 कहें, कोई एक चैप्टर की हम बात नहीं करें। 4 क्वेश्चन बच्चा बहुत इजीली कर सकता है। आधा घंटा अगर वो बैठ जाए ना, और सिर्फ करना नहीं है। आज के बच्चों की सबसे बड़ी गलती है, देखा पढ़ा, किसी को सुना दिया और आपका क्वेश्चन याद हो गया नहीं। आप उसे प्लीज लिखा करें। लिखने से वो आपको परमानेंट भूलेगा नहीं, और आपको पता लगेगा कि लिखने में आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। क्योंकि जिन बच्चों ने साइंस इंग्लिश में ले रखी है उनकी स्पेलिंग मिस्टेक भी तो हो सकती है। तो 4 क्वेश्चन आप डेली के लगा लो तो कितने क्वेश्चन बनते हैं, 104 क्वेश्चन। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। 4 क्वेश्चन बहुत है अभी आपके लिए, क्योंकि उसके बाद 6 दिन हमारे पास उसके लिए भी तो है, प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम टाइम भी तो मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें अगर 8-8 9-9 क्वेश्चन आप हर चैप्टर के कर लेते हो, एटलीस्ट ऐसा तो होगा ना कि बच्चा फेल होने वाले लेवल पे तो नहीं आएगा। 104 में से मैं कहता हूँ 10 तो आ सकते हैं। हम मिनिमम की अगर बात करें 10 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। अगर वो सारे 2-2 मार्क्स के, कोई इसमें से एवरेज 25 नंबर के भी पेपर आ गया 104 क्वेश्चन में से, तो 20 पास होने के लिए चाहिए। 60 आउट ऑफ 20 मार्क्स से तो चाहिए। तो आपके अगर 25 मार्क्स का ऑलमोस्ट इसमें से बन जाता है, आई थिंक क्या दिक्कत है आपको इसमें। बहुत इजीली हम कर सकते हैं इसको। अपना विजन ब्रॉड करो। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत मुश्किल आता है, 1 महीना रह गया, अब हम तैयारी कैसे करेंगे, हमसे हो नहीं पाएगा, ऐसा मैटर नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहते हैं ना कि अगर हम वर्ड इम्पॉसिबल की बात करें, उसके अंदर भी लिखा होता है आई एम पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है। आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए कि हमें करना ही करना है। एक ना छोटी सी स्टोरी है इसमें, वो सुनिए, उससे आपको काफी शायद अगर मोटिवेशन मिले तो बहुत अच्छी है। 4 दोस्त हैं, वो एक गांव में रहते हैं, ठीक है।
अचानक से उनको ना एक न्यूज़ पता लगती है कि दूसरे गांव के अंदर ना एक साधु हैं जो जब डांस करें ना तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। मतलब जब नृत्य करना शुरू करते हैं, डांस एक नॉर्मल आप वर्ड है, जब नृत्य करना शुरू करें ना तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि वो दोस्त हैं, उन्हें मजाक सा लगता है, अमूमन आज की जनरेशन को भी कोई ऐसा कहे तो कहेंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहुंच जाते हैं जी गाँव, वो देखते हैं कि साधु जी हैं, जब डांस करते हैं, नृत्य करना शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद जो है बारिश होना शुरू हो जाती है। कहते ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? कहता कल से हम भी यही करेंगे। वो चारों फैला देते हैं बात कि हम चारों भी अगर नृत्य करेंगे तो भी बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, कोई बात नहीं, चैलेंज रख देते हैं, साधु महाराज को भी बुला लेते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, नाचना शुरू कर देते हैं। वो पहला नाच नाच के थक जाता है, बारिश के कोई आसार नहीं, वो एक्साइड हो जाते हैं। दूसरे की बारी होती है, 1 घंटा वो भी कर लेता है, कोई पता ही नहीं बारिश का। तीसरी बार तीसरा जब आता है, ऐसे ही फोर्थ का बारी आती है, चारों हार के थक चुके होते हैं, तो बारिश आने के कोई आसार नहीं, इवन बादल तक नहीं होते। बात करते जी फिर साधु महाराज की, वो भी स्टार्ट कर देते हैं, करते जा रहे हैं 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, शाम तक जो है वो नृत्य करे जा रहे हैं लगातार। बादल बन जाते हैं, बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब वो जो चारों हैं उनके चरणों में गिर जाते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल, कि आपने कैसा कर लिया। कहते सबसे पहली बात तो मेरे को इस चीज का पता था कि अगर मैं नाचूंगा या नृत्य करूंगा तभी बारिश होगी, और दूसरी बात मुझे इस चीज का पता था कि मुझे तब तक नृत्य करना है जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो दैट्स द मैटर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। अगर आपकी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन अच्छी है, आपने सोच लिया है कि मुझे करना ही करना है और तब तक करना है जब तक हम पास नहीं हो जाते, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के चलें। पास होना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इस टाइम की, 1 महीना 26 दिन, आई थिंक बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ होता है इसमें। आपके पास तो फिर अभी भी 26 डेज पड़े हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें एसएसटी की, एसएसटी की 4 बुक्स हैं आपके पास, आप सिर्फ एक बुक कर लो अभी। आई थिंक जियोग्राफी कर लेते हैं। उसका रीजन है क्योंकि बाकी बुक्स में 3-3 4-4 चैप्टर है। अगर मैं सिविक्स की बात करूं या इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 4 या 5 मैक्सिमम चैप्टर है, दोनों बुक्स के अंदर 4-4 ही होंगे। इसके अंदर नियर अबाउट 7 से 8 चैप्टर है, 7 to 8 चैप्टर्स हैं। एक दिन के अंदर अगर 3 दिनों में भी एक चैप्टर खत्म करो ना तो 24-26 डेज में आपकी एक बुक खत्म हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास 6 दिन एक्स्ट्रा है। बस इसको है ना एक चीज का ध्यान रखना, इसे करो ना तो इस तरीके से करो कि पेपरों में सिर्फ इसको एग्जाम टाइम में सिर्फ एक बार देखना पड़े बस, कि हाँ हमें बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि अगर इस टाइम भी आप नॉर्मली करोगे ना, बस कर लिया जी हो गया, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, तो ध्यान रखिए सारा समय व्यर्थ है फिर आपका करा हुआ, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर आप चाह के भी कहोगे ना कि हम पेपर क्लियर कर लें तो मुझे फिर थोड़ा देखिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक तो आपने समय बेकार करा, आपको यही क्वेश्चन अगर उस टाइम पर दोबारा करने पड़ गए तो हमारा टाइम यूटिलाइजेशन का फायदा क्या है, फिर हमें प्लानिंग करनी क्यों। तो आपके इन 26 डेज के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट किस तरीके से कवर हो सकते हैं वो आपको सारा बता दिया गया। अगर आप इस तरीके से पूरा फॉलो करके चलोगे ना तो आई डैम श्योर कि आप क्लियर कर जाओगे एग्जाम। अब बात करते हैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की, कि बच्चे कहते हैं हमारे पास सर टाइम ही नहीं है, हम पढ़े कब, स्कूल भी हमें जाना है, कोचिंग क्लासेस भी हमें जाना है, घर आके हम थक चुके होते हैं, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, यही प्रॉब्लम चल रही है आज की जनरेशन के साथ कि उनके पास टाइम नहीं है। टाइम है, हमें यूटिलाइज करना नहीं आता। टाइम है, हमें यूटिलाइज करना नहीं आता। दिन की शुरुआत अगर हम करें ना, आजकल स्कूल का टाइम चल रहा है सबका आई थिंक 9 बजे का, 8:30 या 9 बजे का ही है। ठीक है, कईयों का शायद 10 बजे भी है, जो गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं वो 10 बजे का होगा या 9:30 का होगा। तो 9 बजे से हम उसको कंसीडर कर लेंगे कि सारे स्कूल्स एवरेजली 9 बजे लग रहे हैं और 4 बजे उनका ऑफ हो रहा है। इसके बीच में हम किस तरह मैनेज करेंगे वो देखिए। सुबह अगर हम टाइम देना, आप 5:30 से 7, 5:30 AM टू 7 AM या 6 to, जो बच्चे कहते हैं कि नहीं अभी सर्दी बहुत है हमसे उठा नहीं जाएगा,
1.5 घंटा आपको एटलीस्ट सुबह निकालना है, और वो सुबह सिर्फ मैथ्स के लिए निकालना है। कारण क्या है? देखिए, मैथ्स मांगता है कंसंट्रेशन, सीधी सी बात है। मैथ्स के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन है तो आपको हर चीज समझ आएगी, और वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है सिर्फ सुबह के टाइम। कोई अनएक्सपेक्टेड शोर नहीं होता, कोई आपको बुलाने नहीं आएगा घर से, कोई आपको फोन कॉल्स नहीं आने वाली सुबह सुबह उठ के, ना ही आपका शायद ज्यादा फोन चलाने का मन करेगा। तो सबसे बेस्ट टाइम आपका मैथ्स के लिए जो है, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो एक बार अगर बच्चा कर ले ना, उसका हो जाए, पूरा दिन कॉन्फिडेंट रहता है, आज तो कर लिया हमने। सीरियस है ये जितना बड़ा फोबिया है ना इसका, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है मैथ्स। सुबह का टाइम रखें आप मैथ्स के लिए सिर्फ। अगर कोई बच्चा कोचिंग जा भी रहा है, सुबह कोचिंग क्लासेस किसी ने ज्वाइन कर रखी है अर्ली मॉर्निंग, तो वहां पर भी सुबह मैथ्स ही रखे वो, ठीक है जी। 9 to 4 मैं एवरेजली लगा रहा हूं स्कूल टाइम आपका। ये सिर्फ 26 डेज के लिए, बाद में मत समझेगा कि हम सारे ऐसे चला के चलेंगे। जो हमने साइंस के 4 क्वेश्चन लगाए थे, आई थिंक हम स्कूल में कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन 7 घंटों में होंगे नहीं क्या? मैं तो नहीं मान सकता। कोई पीरियड तो आपका भी फ्री होगा, इवन साइंस का पीरियड तो लगेगा ना। बाकी सब चीजें एक साइड करो, साइंस का लगेगा। और आज के टाइम में अब तक जो है वो टीचर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं, तो सिर्फ उस पीरियड में भी आप 4 क्वेश्चन कर लो ना, तो आपका सेकंड सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। ये उनके लिए जिन्होंने अब तक अपनी हैबिट नहीं बना रखी पढ़ने की। ये ध्यान रखिए, जो बाकी बच्चे हैं जो स्कॉलर्स हैं, उनका शेड्यूल थोड़ा सा लोगों को वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ उनके लिए जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिनको डर लग रहा है हम तैयारी करेंगे कैसे अपनी। 4:30 तक घर आ जाएंगे आप हार्डली। 1 घंटा रेस्ट भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात, थक जाओगे सुबह से गए हुए, चाहे वहां पढ़े चाहे ना पढ़े, पर थकावट तो हो ही जाती है आने जाने के। देन 5:30 से 6:45, देन इंग्लिश। एक ही पोइम की बात करी थी मैंने, एक पोइम या एक लेसन 1.25 घंटे में। मुझे लगता है वीडियो भी देखी जाएगी, क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएंगे, समरी भी लिख सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अब कई बच्चे कहेंगे जी इस टाइम तो हमारी कोचिंग होती है कि 5:30 हम जाएंगे और 7, 7:30 हम वापस आते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश वहां भी तो हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। और सुबह मैथ्स में जहां आपको कोई डाउट रहा हो, खुद कर रहे हो नहीं हो पा रहा, तो यू कैन आस्क टू योर टीचर कि मैथ्स के सर ये हमने क्वेश्चन करके देखे थे, मैम हमने ये क्वेश्चन किए थे तो हमसे नहीं हो पाए, तो आप हमें करवाओ ये क्वेश्चंस, ठीक है जी। जहां कहीं भी कोई बच्चा अगर जा रहा है तो, क्योंकि इस टाइम अगर वही बात अगर हम दोनों साइड से चलेंगे ना, कोचिंग क्लास वाले को कहेंगे वो अलग काम दे रहा है, स्कूल्स वाले अलग दे रहे हैं, तो दोनों नाव में पैर रखकर चलना ना बहुत मुश्किल है और हो भी नहीं पाएगा। एक चीज को फॉलो अप कर लो, जिस मर्जी को। देखिए पूरा साल हम लोग बिता चुके हैं, पढ़े नहीं पढ़े आई थिंक वो बच्चे आज आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो हमारा मेन मैटर है कि अब हमें क्लियर कैसे करना। कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप साइंस यहां करना चाहते हो, इंग्लिश क्योंकि स्कूल में नहीं होगी आपसे इतनी, आपने समरी देखनी भी पढ़नी भी, और आपके पास प्रॉपर वहां पे यूट्यूब भी नहीं मिलने वाला कि कैसे करोगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ का टाइम दिया है। अगर आप चाहते हो कि साइंस भी कोचिंग पे खत्म करने, तो फिर यहाँ एसएसटी ले लेना, वो आपके ऊपर है। आप चाहे यहां पर साइंस लो चाहे यहां पर लो एसएसटी, क्योंकि 3 दिन में हमने एक बुक रखी हुई है, एक चैप्टर रखा हुआ है, और हो जाएगा हमारा 4, 5 क्वेश्चन ही उसके बनेंगे एवरेजली, और 4 ही क्वेश्चन हमारे साइंस के बन रहे हैं। ये अप टू यू है कि आप कौन सा करना चाहते हो, ठीक है। 7, 7:15 बजे ऑफ हो जाता है, सब घर जाने को होते हैं कोचिंग से उसके बाद, और वो नियर अबाउट 8, 8:30 तक मुझे लगता है आपका डिनर हो जाता होगा। मैक्सिमम 9 बजे हम लगा लेते हैं कि 9 बजे तक तो, बट अगर हम अब फिक्स कर लेना कि हमें डिनर इस टाइम पे करना ही करना है, तो आई थिंक इट्स बेटर, वो ज्यादा सही रहेगा। तो वो आप कोशिश करिए कि खुद इस चीज को मैनेज कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास कि हम उसको वेस्ट करी जा रहे हैं जब डिनर की वेट में बैठे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डिनर का टाइम 10 या 11 बजे भी है रात को, तो उससे पहले अपना काम खत्म करें। फिर अगर आपको लगता है 8 बजे है, तो 8 बजे डिनर करके बैठ जाए। इससे क्या होगा, एक तो आपको ब्रेक मिल जाएगा 7, 7:30 के बाद,
8 साढ़े 8 तक। तो आप शुरू करो 8:45 से। इसमें 2 आवर्स का गैप है, आपको प्रॉपर बहुत रहने वाला है, इससे ज़्यादा भी आपको ज़रूरत नहीं है। 8:45 टू 9:30 जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट होगा, आपने एसएसटी रखनी है या साइंस यहाँ रखनी है, आपने जो भी चूज करना है, ठीक है जी। आपके प्रॉपर चारों सब्जेक्ट कवर हो गए। मैथ्स हमने सुबह कर लिया है, एसएसटी या साइंस हमने स्कूल में करी है एक सब्जेक्ट, इंग्लिश हमने 5:30 जहां भी आप कोचिंग जा रहे हो वहां पर कर लिया, या साइंस वहां कर लिए, और घर आके आपका जो लास्ट सब्जेक्ट बचा वो कर सकते हो। सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग शफल कर सकते हो, बस सुबह का फिक्स रखना, क्योंकि इससे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको और कहीं मिलने नहीं वाली। बाकी तीनों आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद एक रिवीजन पैटर्न की। रिवीजन करनी किसकी है? जितना काम हम सुबह से लेकर अब तक कर चुके हैं उस सारे की हमें रिवीजन करनी है कि हमने करा क्या। मैथ्स के क्या क्वेश्चन करे हैं, साइंस में क्या क्वेश्चन याद करे हैं, इंग्लिश में क्या करा है, और हिंदी एसएसटी में हमने क्या करा, उन क्वेश्चनों का बस एक बार रिकैप करना है कि हाँ हाँ हमने ये पढ़ा था। कहते हैं ना, मार्क कर दिया, हेडलाइन से मार्क कर ली, पता लग गया हमें कि नॉर्मली तौर पर ये क्वेश्चंस थे, हमने ये याद किया था, ये लिख के देखा था। इससे क्या होगा कि सोने से पहले आपकी वो चीजें माइंड में रहेंगी, आप उसे जल्दी भूलोगे नहीं। अवॉइड करते हैं अपने मोबाइल फोन्स को, ज्यादा बेटर रहेगा। 11 बजे भी अगर आप सो जाते हो ना, सुबह 5 बजे भी उठ जाते हो, तो 6 आवर्स की नींद अब बहुत है। बहुत हो गया कि 8-8 घंटे की नींद चाहिए। ये ना सिर्फ एक, सीरियसली बताऊं, बातें बनी हुई हैं। 8 घंटे की नींद, 9 घंटे की नींद, आप अपनी बॉडी को जिस अकॉर्डिंग कर लोगे वैसे बन जाएगी। 21 दिन लगते हैं किसी आदत को बनने में, आप 5-5 घंटे सो लो, 22वें दिन आपको ज्यादा सोया नहीं जाएगा आपसे। तो ये हमारे ऊपर है। 1 महीने के सेक्रीफाइस अपनी नींद और फोन के साथ ना आपको आपकी 10th क्लियर करवा देगा। अब इससे ज्यादा बेटर शेड्यूल आई थिंक होगा नहीं कुछ, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है, तो इस चीज को फॉलो करके चलेंगे। दूसरी बात, प्रॉपर अभी भी हमारे पास 26 डे हैं। अगर मैं आज का दिन निकाल दूं, इसके बाद 25 डेज बचते हैं। बहुत ज्यादा है तो आपको सारे क्वेश्चंस मैं बता दिया करूंगा कि साइंस के आपको 4 क्वेश्चंस रोज कौन से करने हैं, एसएसटी के आपको 4 क्वेश्चंस रोज कौन से करने हैं, इंग्लिश में आपको पोइम क्या करनी है, और मैथ्स में आपको क्या करना है। उस प्रॉपर उसकी एक पूरी वीडियो बन जाएगी और वो आपको जो है वो शेयर कर दी जाएगी। पर इसका देखिए फायदा तब है जब आप लोग देखोगे। ये वीडियोस जो भी बनाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी क्यों नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है। हम सब बनाते हैं ताकि हमारी कोई ना कोई बात ऐसी जो है, अगर वो स्टूडेंट को समझ आ जाए, वो अच्छी लगे और उसको वो फॉलो कर ले, तो शायद उनकी जिंदगी में एक मिरेकलस चेंज आ सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के चलो। आज के लिए मैं आपको बता देता हूं, पोइम कर लो डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है जी। मैं थोड़ी इसकी अगर समरी कहोगे तो मैं ब्रीफ कर ही देता हूं, है क्या। इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, उसके मन में बहुत उदासी भरी पड़ी है, अपने घर से परेशान होकर बेचारा निकला, इट्स अ र्यूमर ओनली, ठीक है। और वो जाके एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है। अब हेमलॉक क्या होता है, धतूरे का पेड़, जिसे आप भांग वगैरह भी शायद आप कह देते हो, उसके नीचे वो जाकर खड़ा हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंड का समय है, बर्फ गिर रही है। होता क्या है कि उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा होता है, और उसके जो पंख हैं, उसके जो फीदर हैं, उस पर भी सारी स्नो जो है वो भर चुकी है। तो जैसे वो उड़ने की कोशिश करता है, वो अपने पंखों को चटकता है, उसमें से थोड़ी सी बर्फ गिर के कहा जाती है पॉइंट के ऊपर गिर जाती है, और पॉइंट का मन जो है वो एकदम सडनली जो है वो चेंज हो जाता है, और वो खुश हो जाता है कि उसने बाकी पूरे दिन को खराब होने से बचा लिया है, ठीक है जी। तो ये आपकी छोटी सी मैंने रिकैप किया कि इस पॉइंट के अंदर आपकी ये समरी बनने वाली है। तो एक तो आप इस पॉइंट को कर सकते हैं। सेकेंड, आप स्टार्ट करिए साइंस के अंदर। अगर मैं बात करूं, चैप्टर स्टार्ट करिए फर्स्ट। अब उस साइंस के फर्स्ट चैप्टर में क्या है, कुछ एक क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले, अगर मैं हिंदी मीडियम साइंस की बात करूं, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। और लोहे को जंग लगने से पहले हम उसे पेंट क्यों करते हैं। आपके 4 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे वाई वी पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, वाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और वाई वी
क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर इट्स बर्निंग। आई थिंक प्रॉपर स्टेटमेंट आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखी होगी। ठीक है जी। मैथ की बात करें तो मैथ्स का तो अब आई थिंक लास्ट वीडियो में ना मैंने 3 चीजें कवर करी थी, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल और उसके साथ किया था हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप उसको प्रॉपर देख लो और आपको पता लग जाए, आप मैथ्स भी स्टार्ट कर सको नंबर सिस्टम से अगर आपको ईजी लगता है तो। ठीक है। और एसएसटी में आपका फर्स्ट चैप्टर ही है ज्योग्राफी का, काफी ईजी है वो, तो बहुत ईजिली हमारा ये सिलेबस जो है आज के लिए आपका बहुत ईजी से जो है वो कवर हो सकता है। तो ऐसे अब नेक्स्ट तक जितने भी, जब तक आपकी हमारी 26 जैन 24 फेब नहीं आ जाता तब तक आपको रेगुलर ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही काम मिलता रहेगा। 26 डेज के लिए हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, इसको प्लीज फॉलो करके चलें ताकि आपका जो है, आपके लिए पढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए। आपको ये ना मुश्किल लगे कि अब हम करें क्या, चाहे वो बिगिनर्स हैं चाहे वो स्कॉलर बच्चे हैं। बस ये है कि वो जहाँ 4 क्वेश्चन है उसको 8 या 9 में कन्वर्ट कर दें। जहां वो 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, कोशिश करें कि साथ में एग्जाम्पल और एक चैप्टर को 1 दिन में खत्म करने की कोशिश करें। इट्स अप टू यू। तो हर बच्चा इस प्रॉपर सिनेरियो को फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बिगिनर्स के लिए है, स्कॉलर्स बस इसमें है कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से 2-2, 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन जितने वो ज्यादा कर सकते हैं उसको एड ऑन कर लो। टाइम टेबल उनके लिए भी यही रहने वाला है और टाइम टेबल बिगिनर्स के लिए भी यही रहने वाला है, क्योंकि स्कूल टाइम सबको एक जैसा मिलना है। ठीक है जी। तो आई होप यू कि आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और शेयर करेंगे ताकि बाकी सब बच्चों पर भी जो है ये वीडियो मिल सके और उनको भी बेसिक उनके जो है वो क्लियर हो सके, उनको एक प्रॉपर मैनेजमेंट मिल सके, सिनेरियो मिल सके कि उन्हें करना कैसे है। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद आवर न्यू चैनल मैथ्स विद अजय। थैंक यू।